हेलो स्टूडेंट्स, डेट 16 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया? ऑप्शन से ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूएसए या डी रूस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस। रूस देश के साथ जो है 1988 में भारत और रूस ने दोनों ने मिलकर 1000 मेगावाट की 6 इकाइयों का निर्यात करने के लिए समझौता किया था और पहली इकाई की शुरुआत 1988 में हो गई थी। 2025 में रूस और भारत के बीच में जो छठी अंतिम इकाई है वह भी निर्यात हो चुकी है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र 1000 मेगावाट की छठी व अंतिम इकाई का निर्यात रूस की कंपनी रोसोटोम ने हाल ही में किया है। यानी कि भारत में जो छठी परमाणु संयंत्र इकाई स्थापित होगी उसका जो पार्ट्स हैं वह रोसोटोम जो कि रूस की कंपनी है इसने निर्यात कर दिए हैं। निर्यात किए गए उपकरण प्रेशराइज्ड हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर के पार्ट्स हैं, जो कि एक हैवी वाटर प्रेशराइज्ड परमाणु रिएक्टर जो है ये इसके पार्टों को जो है रोसोटोम कंपनी ने हाल ही में निर्यात किया है। 1000 मेगावाट की 6 इकाइयां भारत में स्थापित की जानी थी और इसकी शुरुआत 1988 से हुई थी, जिसमें भारत और रूस दोनों देश ने मिलकर परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित किए। दोनों ही देश की जो आखिरी व छठी इकाई है वह भी अब भारत में निर्यात हो चुकी है और यह कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की? ऑप्शन से ए स्मृति मंदाना, बी हरमनप्रीत कौर, सी शेफाली वर्मा या डी प्रतीका रावल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, स्मृति मंदाना। हम सभी जानते हैं स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में जो है भारत की टीम के लिए 70 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि हासिल करी है। स्मृति मंदाना इसी के साथ साथ अब तक सबसे ज्यादा 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी हैं। स्मृति मंदाना हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ हो रहे मैच में 70 गेंदों में सबसे तेजी से शतक बनाकर इतिहास बनाया है। यानी कि स्मृति मंदाना ने जो 70 गेंदों में सबसे तेज रन बनाए हैं वह आयरलैंड की टीम के खिलाफ बनाए हैं। इसी के साथ 10 वनडे शतक बनाने वाली पहली भारतीय भी स्मृति मंदाना बन चुकी हैं। यानी कि स्मृति मंदाना पहली महिला भारतीय हैं जिन्होंने 10 वनडे शतक बनाए हैं। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 435 रन बनाकर सबसे बड़ी जीत हासिल करी। यानी कि भारत ने जो है आयरलैंड की टीम के खिलाफ 435 रन बनाए, वहीं 341 रनों से जो है भारत ने आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल करी। यानी कि 341 रनों के गैप के साथ जो है भारत ने आयरलैंड को हराया। भारतीय महिला टीम का ये अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। यानी कि 435 रन का जो स्कोर बनाया है भारतीय महिला टीम ने, यह अब तक का भारतीय महिला टीम द्वारा बनाया गया सबसे हाईएस्ट स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा बनाई? इसके ऑप्शन है ए मकरान, बी अबादान, सी बंदर ए अब्बास या डी तबरेज। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मकरान।
मकरान जो है ये ईरान में स्थित एक शहर है और इसको जो है हाल ही में ईरान ने यह बताया है कि इस आने वाले टाइम की जो है ईरान की राजधानी बन सकती है। वर्तमान में ईरान की राजधानी तेहरान है और तेहरान को बदलकर जो है ईरान भविष्य में मकरान को अपनी राजधानी बनाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में ईरान की राजधानी तेहरान है, जो कि ईरान भविष्य में अपनी राजधानी दक्षिण मकरान को अपनाने की बात कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है व पानी की कमी भी बहुत अधिक हो गई है। ईरान की जो वर्तमान में राजधानी है तेहरान, यहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण और बहुत अधिक पानी की कमी के कारण जो है ईरान ने तेहरान से अपनी राजधानी बदलने की जो है योजना बना रहा है। मकरान जो है ओमान की खाड़ी पर स्थित है, वह हार्मुज जल संधि के पास स्थित है। तेहरान में इतनी कमियां होने के बाद जो है मकरान एक ओमान की खाड़ी भी है, वह हार्मुज संधि के पास स्थित है, जिससे मकरान में पानी की कोई कमी नहीं होगी और मकरान तेहरान के मुकाबले वायु प्रदूषण में काफ़ी हद तक साफ है, जिससे मकरान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मकरान के तट पर ही चाबहार पोर्ट भी स्थित है। चाबहार पोर्ट का एक भाग जो है भारत जो है संचालित कर रहा है। चाबहार पोर्ट जो है यह ईरान के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और चाबहार पोर्ट के पास ही जो है यदि ईरान की राजधानी स्थापित हो जाती है तो ईरान को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी वजह से ईरान तेहरान से अपनी राजधानी मकरान को स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया? ऑप्शन है ए अजीत डोभाल, बी प्रमोद कुमार मिश्रा, सी अजीत कुमार मोहंती या डी टीवी सोमनाथन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन की अध्यक्षता सौंपी गई है। सन 2008 के 123 समझौते के तहत भारत का कोई भी परमाणु इंस्टीट्यूट कोई भी परमाणु टेस्टिंग नहीं कर सकता था और वह समझौता जो है अब खत्म हो गया, यानी कि जो भारत पर परमाणु टेस्टिंग के लिए बैन लगा था वह बैन खत्म हो गया है और उसी बैन के खत्म होने की वजह से जो है केंद्र सरकार ने दोबारा से परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अजीत कुमार मोहंती को सौंपी गई है। अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन करवाया है। परमाणु ऊर्जा आयोग में टीवी सोमनाथन, जो कि हमारे कैबिनेट सचिव हैं, और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी को सदस्य के रूप में जो है इस पुनर्गठन में शामिल करवाया है। वर्तमान में जो भारत का सबसे फेमस एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में इसके हेड विवेक भसीन है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है अब किसी भी परमाणु की टेस्टिंग कर सकता है, क्योंकि 123 समझौता अब खत्म हो चुका है और उसका बैन जो है वह हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना की दूसरी बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया? इसके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी कोच्चि या डी मुंबई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, चेन्नई। चेन्नई के बीच पर जो है हाल ही में L&T कंपनी द्वारा बनाया गया शिपयार्ड उत्कर्ष को जो है लॉन्च किया गया है। उत्कर्ष जो है ये बहुउद्देशीय पोत है, यानी कि ये काफ़ी सारे कार्य को जो है कर सकता है। इससे पहले भी जो है L&T कंपनी का बनाया हुआ एक नौसेना पोत भी लॉन्च किया गया था, जो कि INS समर्थक था, वह भी L&T कंपनी द्वारा ही बनाया गया था।
L&T कंपनी ने हाल ही में INS उत्कर्ष पोत को लॉन्च किया है। INS उत्कर्ष एक मल्टीपर्पज़ वेसल्स है, यानी कि ये काफ़ी सारे उद्देश्यों को एक बार में पूरा कर सकता है। यह दूसरे क्रम का इंडियन नेवल शिप है, यानी कि INS उत्कर्ष से पहले भी एक इंडियन नेवल शिप मल्टीपर्पज़ इंडियन वेसल्स जो है लॉन्च किया जा चुका है, जो कि चेन्नई में लॉन्च किया गया। इससे पहले INS समर्थक लॉन्च किया गया था। उत्कर्ष के साथ अन्य 3 नेवल शिप प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए गए हैं। पहला हमारा INS समर्थक है, दूसरा हमारा INS सूरत है, तीसरा INS नीलगिरी है और चौथा INS बागशी है। INS समर्थक जो है ये नौसेना में लॉन्च किया गया है L&T कंपनी द्वारा, और बाकी के 3 जो है ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला? ऑप्शन है A शांति निकेतन, B धोलावीरा, C चराईदेव मोइसदम या D होयसल मंदिर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, चराईदेव मोइसदम। ये चारों ही ऑप्शंस हमारे यूनेस्को विरासत में भारत की ओर से शामिल विरासतें हैं, परंतु जो भारत की लेटेस्ट और 43 नंबर की यूनेस्को विरासत है वह चराईदेव मोइसदम है, जो कि असम में स्थित है। भारत की अब तक कुल 43 विरासतों में से 35 सांस्कृतिक विरासतें, 7 प्राकृतिक विरासतें और एक मिक्स जो कि हमारी कंचनजंगा है, वह अब कुल मिलाकर 43 विरासतें यूनेस्को में शामिल हैं। नई दिल्ली में 46वें नंबर की यूनेस्को बैठक में मोइसदम को भारत की 43 नंबर की यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया था, यानी कि जब 46 नंबर की यूनेस्को बैठक को नई दिल्ली ने होस्ट किया था, उस टाइम जो है यूनेस्को ने 43वें नंबर की भारत की मोइसदम को भारत की यूनेस्को विरासत घोषित किया था, परंतु उस टाइम घोषित किया था, प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु हाल ही में जो है यूनेस्को ने मोइसदम को प्रमाण पत्र भी प्राप्त करा दिया है। यूनेस्को में भारत की 43 विरासत शामिल हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिक्स है। भारत की नवीनतम विरासत मोइसदम है, जो कि अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। यह असम में स्थित है। मोइसदम उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर है। इससे पहले जो है नॉर्थ ईस्ट भारत की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो था, यह उत्तर पूर्वी भारत का पहली प्राकृतिक विरासत थी। प्राकृतिक के साथ साथ जो है अब उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर मोइसदम भी घोषित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? इसका हमारे ऑप्शन है A अरुणाचल प्रदेश, B ओडिशा, C तमिलनाडु या D तेलंगाना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर D सही है, तेलंगाना। कनुमा महोत्सव जो है यह तेलंगाना में मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव जो है मवेशियों से संबंधित त्योहार है। कनुमा त्योहार में मवेशी जो है कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं उनकी पूजा की जाती है। यही सब जो है कनुमा महोत्सव के अंतर्गत होता है। कनुमा महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। कनुमा त्योहार मुख्यतः मवेशियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार में मवेशी कृषि से संबंधित उपकरणों की पूजा करते हैं। कनुमा त्योहार 16 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि आज की तारीख से जो है कनुमा त्योहार प्रारंभ हो गया है तेलंगाना राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? ऑप्शन है
ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हिमाचल प्रदेश। गड्डी कुत्ता जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुत्ता है और हाल ही में जो है गड्डी कुत्ते को स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त हुई है। गड्डी कुत्ते को स्वदेशी नस्ल की मान्यता जो है हरियाणा करनाल में स्थित NBAGR जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च है, इसने दी है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च ही जो है किसी भी जानवर को यह मान्यता देती है कि वह नस्ल भारत की है या स्वदेशी है या विदेशी है। और हाल ही में गड्डी कुत्ते को NBAGR ने स्वदेशी नस्ल की मान्यता दी है। गड्डी कुत्ता जो है हिमाचल प्रदेश के ठंडे इलाकों में रहने वाला कुत्ता है जो कि हिम तेंदुए से लड़ता है और वहां के रहने वाले लोगों की निगरानी करता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च करनाल हरियाणा में स्थित है। यह संस्था भारत में स्थित जानवरों को स्वदेशी व विदेशी की पहचान प्रदान करता है। हिमाचल में गड्डी कुत्ते को स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त हुई है। गड्डी कुत्ते के हिम तेंदुए से लड़ने के कारण भारतीय पैंथर हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। यह लंबे बाल व पहरेदार कुत्ता होता है, यानी कि इस कुत्ते के बाल लंबे होते हैं और यह पहरेदार कुत्ता होता है और बहुत ही वफादार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने दी? ऑप्शन से ए शहरी विकास मंत्रालय, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चूंकि यह परियोजना कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है तो यह कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय से संबंधित नहीं है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत जो है पानी को एकत्र किया जाएगा और जो भी बंजर भूमि है उसको जो है उपजाऊ भूमि बनाने में जो है यूज किया जाएगा। कृषि सिंचाई योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई 56 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 राज्यों को यह मंजूरी प्रदान की है। वह 10 राज्य हैं, पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा, पांचवा तमिलनाडु, छठा असम, सातवां नागालैंड, आठवां हिमाचल प्रदेश, नवा उत्तराखंड और 10वां राज्य सिक्किम है। इन 10 राज्यों से जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना द्वारा जो है वाटरशेड लगाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल को संचित करना व 2.8 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि का उपयोग करना है व सिंचाई को बढ़ावा देना है, यानी कि जितना भी वर्षा का जल बर्बाद हो जाता है उसको एकत्रित करके जब पानी की कमी पड़े तो उस पानी द्वारा जो है सिंचाई को बढ़ावा देना, यही इस परियोजना का उद्देश्य है, जिससे किसानों को भी बहुत कम परेशानी होगी और जिन इलाकों में पानी की कमी रहती है वहां पर पानी की पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किसने किया? ऑप्शन से ए राजनाथ सिंह, बी ओम बिरला, सी द्रौपदी मुर्मू या डी जगदीप धनखड़। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जगदीप धनखड़। हमारे उपराष्ट्रपति ने जो है डॉक्टर KS चौहान द्वारा लिखित पुस्तक
पार्लियामेंट पावर्स एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किया है। डॉक्टर के.एस. चौहान ने पार्लियामेंट पावर्स एंड प्रिविलेजेस पुस्तक में संसद के बारे में लिखा है कि संसद कैसे कार्य करता है, उसकी क्या क्या ताकतें हैं। डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इस पुस्तक में डॉक्टर के.एस. चौहान ने संसद के कार्य, संसद की शक्ति व संसद के अधिकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि संसद की शक्ति क्या है और संसद कैसे कार्य करता है और जो भी संसद या पार्लियामेंट के एमपी हैं उनके क्या विशेष अधिकार हैं। पार्लियामेंट के एमपी के क्या विशेष अधिकार हैं, इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 105 में उल्लेखित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।